राजधानी लखनऊ के लोक भवन में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की हुई बैठक। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हुए शामिल। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्रीय वित्त आयोग ने समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने प्रेस वार्ता में बताया कि समीक्षा की हमने यूपी सरकार के साथ। यूपी सरकार का एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी रहा। यूपी का टैक्स कलेक्शन अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। रेवेन्यू कलेक्शन की समीक्षाओं के साथ भी इस बैठक में समीक्षा की गई। जीएसटी को लेकर के जीएसटी के संदर्भ में यूपी का टैक्स कलेक्शन बेहतर है। राज्य जीएसटी राज्यों द्वारा कलेक्ट किया जाता है और राज्य ही इसको अपने पास रखता है। एक्साइज टैक्स राज्य कलेक्ट करता है। पेट्रोलियम उत्पादों में राज्य के साथ केंद्र का अंशधारक होता है। वहीं इस बैठक की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों की स्थिति को साफ कर दिया था। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। राजधानी लखनऊ में इनकम टैक्स ऑफिस में 2 आईआरएस अधिकारियों के बीच मारपीट के मामले में आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। दरअसल बीती 29 मई को इनकम टैक्स ऑफिस में दोनों आईआरएस अफसरों के बीच बैठक चल रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों अधिकारियों में बहस शुरू हो गई। आरोप है कि बात इतनी बढ़ गई कि योगेंद्र मिश्रा ने पानी का गिलास उठाकर गौरव वर्मा पर हमला शुरू कर दिया। बंद केबिन में दोनों अफसरों के बीच खूब जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि गौरव वर्मा को गंभीर चोट भी लगी। गौरव वर्मा आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं। रवीना त्यागी लखनऊ में डीसीपी मध्य के पद पर भी तैनात रही हैं। इस मामले में गौरव वर्मा की तरफ से मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। अब इस मामले में योगेंद्र मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मारपीट के इस मामले में दोनों आईआरएस अधिकारियों की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास पर। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने यहां जमकर धरना और प्रदर्शन किया। साथ में मंगल पांडे और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप देख सकते हैं बड़ा सा बैनर और पोस्टर जिसमें बड़ी सी तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की थी, उस पर भी उनके तस्वीर पर कालिक पोती गई और जो सामने जो लिखा हुआ है यानी मंगल पांडे मंत्री बिहार सरकार, उस पर भी कालिक पोती गई है। तो लगातार कांग्रेस और आरजेडी के तरफ से आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का एक डेलीगेशन जो है वो गवर्नर से उन्होंने मुलाकात कर ज्ञापन भी दिया था। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर इलाज में लापरवाही के दौरान लड़की की मौत हुई है। निश्चित तौर पर इसमें स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कुछ लोगों पर कार्रवाई जरूर हुई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। भगवान राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। इस दौरान सुबह 6:30 बजे से ही विधि विधान से पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। सुबह गौरी गणेश की पूजा के साथ पंचांग पूजन संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही विधान पूर्वक सभी यजमानों और आचार्यों का यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। जिन सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उनकी भी पूजा की गई। भगवान राम और हनुमान जी के मंत्रों से यज्ञ में आहुतियां डाली गई। सभी यजमान यज्ञ मंडप में विराजित थे। मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी उषा मिश्रा ने ही मुख्य रूप से संकल्प लिया। मंत्रोच्चार के साथ ही 8 देवताओं के विग्रह को जीवंत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कल अनुष्ठान का अंतिम दिन होगा, यानी कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, लेकिन इन तीनों पार्टियों के बीच में बात नहीं बनती नजर आ रही। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने 8 मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी मंत्रियों से पर्सनली एकनाथ शिंदे ने बात की। अधिकतर मंत्रियों ने अपनी नाराजगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार पर जताई। इन मंत्रियों का कहना है कि हमारे विकास काम में यहाँ पर अजित पवार अड़ंगा डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, फंड को लेकर भी वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं इस बारे में खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करूंगा और हल निकालने की कोशिश वहां पर करूंगा। आपको पता ही होगा कि पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार में अजित पवार ही वित्त मंत्री थे और फंड न दिए जाने से कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे की सरकार भी गिरा दी थी। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। भारत का देसी रक्षा कवच एयर डिफेंस कुश जो बहुत जल्द सेना में शामिल होने वाला है। जी हां, जैसा नाम वैसा काम करने के लिए कुश एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है।
दुश्मनों पर हमला करने के लिए दुश्मन देश पाकिस्तान और इसका सहयोगी चीन जब कुश एयर डिफेंस की पावर को देखेगा तो शायद ही कुश के बचाव में किसी और बड़ी एयर डिफेंस को तैयार कर पाएगा। प्रोजेक्ट कुश DRDO की ओर विकसित भारत का एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे ERADS यानी विस्तारित रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने नोटिस किया था कि भविष्य के युद्ध में ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो सकता है, जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, और इसी को देखते हुए प्रोजेक्ट कुश को लाया गया है, जो कि एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो किसी भी हवाई खतरों से निपट सकता है। आपको बता दें कि DRDO का ड्रीम प्रोजेक्ट कुश 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू आकार के लक्ष्यों और 350 किलोमीटर की दूरी पर बड़े विमानों को यह मार गिरा सकता है। प्रोजेक्ट कुश के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात के तट पर भारतीय वायुसेना एक बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है और इसके लिए नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया गया है। यह अभ्यास राजकोट के पास पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के नजदीक अरब सागर के इलाके में होगा। वायुसेना का यह अभ्यास दोपहर से लेकर रात 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान आसमान में वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स जैसे राफेल, सुखोई 30 और जैगुआर उड़ान भरते नजर आएंगे। इस एक्सरसाइज का मकसद है वायुसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करना और ऑपरेशन रेडीनेस को परखना। इसमें दुश्मन के टारगेट को सिमुलेट कर एयर स्ट्राइक की सटीकता को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन एक तरह की ऑफिशियल जानकारी होती है जो एविएशन से जुड़े पायलट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जैसे लोगों को दी जाती है। पिछले महीने 7 और 8 मई को भी वायुसेना ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर के दक्षिणी हिस्से में एक बड़ा एयर एक्सरसाइज किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर इस तरह के अभ्यास को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को हालांकि अब 1 महीने से भी अधिक समय हो चला है, लेकिन इसका असर अभी भी घाटी में यहाँ देखने को मिल रहा है। और सबसे अधिक जो ईद का त्योहार है वो भी यहाँ पर उसकी तैयारियां फीकी दिखाई दे रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जो पर्यटन उद्योग को घाटी के अंदर काफी बड़ा दचका पहुंचा, उसके चलते कहीं न कहीं जो आर्थिक स्थिति की है वो चरमरा सी गई और बाजारों में जो ईद के कई दिन पहले रौनक रहती थी, लोग खरीदारी करते थे। लालचौक के ऐतिहासिक इस बाजार में हालत ये होती थी कि ईद से पहले यहाँ कई दिन लोग खरीदारी करते दिखाई देते थे। भीड़ इतनी होती थी कि कदम रखने को जगह नहीं मिलती थी, लेकिन आज इस बाजार में जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। दूर दूर तक थोड़े ही लोग यहाँ पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पाकिस्तान पे डिप्लोमेट